नमस्ते। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी एक सुनहरा संगम था इंडियन और फॉरेन बेस्ड रिवॉल्यूशनरीज का, जिसके तहत इन्होंने 1857 जैसा विद्रोह प्लान किया भारत माता की कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के तहत गदराइट्स ने अपना मूवमेंट भारत की तरफ किया और नॉर्थ वाले रीजन में 21 फरवरी 1915 के आसपास रिवोल्ट की कोशिश की, पर हमने गदर पार्टी वाली वीडियो में देखा कि ये लोग सफल नहीं हो पाए। यदि ये लोग सफल हो पाते तो जुगांतर ग्रुप को, जो कि कैलकाटा वाले रीजन में ऑपरेट कर रहे थे, उनको सिग्नल मिलता और वे लोग इस रीजन में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू कर देते, पर वो सिग्नल मिला ही नहीं। तब जुगांतर ग्रुप के हेड बग्गा जतिन ने दिसंबर 25, 1915 तारीख रिवोल्ट के लिए सेट की। इसी तारीख की वजह से इसको क्रिसमस डे प्लॉट भी कहा जाता है। क्रिसमस डे प्लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए जर्मन सरकार की मदद से जो आर्म्स का शिपमेंट आने वाला था उसको बालासोर कटक की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और बग्गा जतिन अपने कुछ साथियों के साथ उस शिपमेंट को रिसीव करने के लिए अपना मूवमेंट उस तरफ करते हैं। लेकिन इस मूवमेंट की जानकारी ब्रिटिशर्स को लग जाती है और ब्रिटिशर्स उस शिपमेंट को सीज कर लेते हैं और बग्गा जतिन को पकड़ लेते हैं। बग्गा जतिन को एनकाउंटर में गोली लगती है और वो 2 दिन में ही शहीद हो जाते हैं और जाते जाते कह जाते हैं, वी शैल डाई टू अवेकन दिस। इस तरह एक तरफ बाघों को हराने वाला और 5-5 अंग्रेजों को एक साथ मजा चखाने वाला बग्गा जतिन और दूसरी ओर 19 साल की उम्र में भारत माता की आज़ादी के सपने सजोने वाला करतार सिंह सराभा। ऐसे शूरवीरों के होते हुए कैसे ये प्लान फेल हो गया? क्या कारण रहे फेलियर्स के? पहला, अर्ली एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जब 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, तब उन लोगों ने इस तरीके के प्लान को अगले 10 साल में एग्जीक्यूट करने की सोची थी, यानी 1923 तक। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के तहत इस प्लान को अर्ली एग्जीक्यूट कर दिया गया। दूसरा, डिलेड आर्म शिपमेंट फ्रॉम जर्मन साइड। 21 फरवरी 1915 के रिवोल्ट से पहले एक शिपमेंट गदराइट्स को भारत में मिलना था, लेकिन वो डिले हो गया। तीसरा रीजन, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज के तहत काम करते थे, तो लोकल पॉपुलेशंस को इनके एम्स और इनकी गतिविधियों की जानकारी ही नहीं थी, तो वो लोग इनके साथ कभी इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए। चौथा और सबसे मेन रीजन, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। यहाँ पर जैसे आप गांधीयन फेस में देखेंगे, कोई भी एक सेंट्रल एक लीडरशिप नहीं थी इनकी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि 1914 में लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और वहीं 21 फरवरी 1915 का प्लॉट फेल होने के बाद रास बिहारी बोस भी जापान चले गए। तो यानी एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की यहाँ पर पूरे ओवरऑल एग्जीक्यूशन में कमी रही टू चैनलाइज द एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी को जिमरमैन प्लान भी कहा जाता है। इसको हम समझेंगे बर्लिन कमेटी की वीडियो में। ये जो अब तक हमने इतनी सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ी, उससे तहत यूपीएससी के प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इसी साल 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। ऑप्शन थे बीरेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। हु अमंग वॉज एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो ऑप्शंस हैं बीरेंद्र कुमार घोष। आपने अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में देखा था कि बीरेंद्र कुमार घोष को 1909 में ही पकड़ लिया गया था और गदराइट्स का मूवमेंट हुआ ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे गदर पार्टी के साथ एक्टिवली। तो यानी ऑप्शन 1 जहाँ जहाँ भी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए पहले ही कट गया। यानी हमें अब 2 और 3 में से चुनना है। और आपको पता है कि जब ये लोग भारत पहुंचे थे तो वायसराय हार्डिंग के अटैक के बाद ये पहले से ही गदराइट्स के बीच फेमस थे और इन्होंने ही एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उनके साथ आर्मी यूनिट के साथ कांटेक्ट किया था। तो रास बिहारी बोस डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो यानी बी और डी में से ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाता है।